अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 10वी कविता 5वी खोप्यामध्ये खोपा या कवितेच्या कवयित्री आहेत बहिणाबाई चौधरी। यांचा जन्म 1880 साली झाला आणि यांची मृत्यू 1951 साली झाली। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी किताबें, मराठी की किताबें और एक एक पेंसिल निकाल लेते हैं, ताकि शब्दार्थ जब आपको बताया जाए या समझाया जाए तो आप उसको अपनी किताब में नोट डाउन कर लीजिए। पान क्रमांक 12, कविता 5वी खोप्यामध्ये खोपा। तो हम देखते हैं कि इस कविता में कवयित्री बहिणाबाई चौधरी हमें यानी इंसानों को कौन सा संदेश दिया है। तर बघा विद्यार्थ्यांनो, प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने सुगरण पक्षी व माणूस यांची तुलना करून सुगरण पक्षामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। सुगरण पक्षाप्रमाणे माणसाने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करून सौंदर्य सृष्टीने नवनिर्मिती करावी असा संदेश दिला है। तो बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने हमें सुगरण पक्षी, देखिए अपनी अपनी किताबों में वहां पे एक छोटा सा पंछी अपना घोंसला बिन रहा है, उस पंछी को कहते हैं सुगरण पक्षी। तर सुगरण पक्षी आणि मानव याची तुलना केली आहे। सुगरण पंछी और इंसान इसकी तुलना की है। और इतना ही नहीं कि इस सुगरण पक्षी के अंदर की जो कला है उसका वर्णन भी कवयित्री ने किया है। और हम इंसानों को ये संदेश दिया है कि हमने भी उस सुगरण पक्षी की तरह निसर्गदत्त देणगीचा, मतलब नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिया है, उन गिफ्ट की मदद से, उन चीजों की मदद से हम अपने आजू बाजू की सृष्टि, दुनिया किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, ये हमें इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने सुगरण का उदाहरण देकर हम इंसानों को समझाया है, संदेश दिया है। तर चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण सुरुवात करूया या कवितेची। अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीच्या चांगला, देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। खोपा म्हणजे घरटे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं घोंसला। सुगरण नाम का एक पंछी जो अपनी किताब में, आपकी किताबों में भी एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है इस पंछी। चांगला मतलब खूबसूरत। देखा मतलब देखो। पिलासाठी, पिलो मतलब छोटे से बच्चे। झोका मतलब होता है झूला। झाड़ मतलब दरख्त। और टांगला मतलब टांग दिया। तर कवयित्री बहिणाबाई म्हणतात की सुगरण पक्षाने घरट्यामध्ये घरट म्हणजे खोप्यामध्ये खोप सुंदर असं विणलं आहे। आणि हे घरट, हे खोप तिनं तिच्या पिलासाठी विणलेला आहे। आणि हे घरट झाडाच्या फांदीवर टांगलेला आहे, झोक्यासारखा टांगलेला आहे। अब उर्दू में देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है कि सुगरण पक्षी ने एक खूबसूरत घोंसला बनाया है और इस घोंसले को उसने अपने बच्चों के लिए, पिलांसाठी बच्चों के लिए बुना है। और इसे यानी उस खोपे को, उस घोंसले को उसने झाड़ पर टंगा दिया, झूले की तरह टंगा दिया है। आता आपण बघू दुसरे कडवे। पिलं निजली खोप्यात,
जसा झुलता बंगला, तिच्या पिलामध्ये जीव जीव झाड़ाले टांगला। तो बच्चों देखते हैं हम पहले शब्दार्थ। निजने, निजने मतलब सो जाना। बंगला, बंगला म्हणजे घर, मोठं घर, जिसको हम इस कविता में कवित्री ने घोंसले को बंगला कहा है। जीव, जीव मतलब जान, प्राण। टांगला, टांगला मतलब टांग देना। तर कवयित्री म्हणतात की या सुग्रण पक्ष्याने आपल्या पिलांसाठी एक बंगला, एक घरटं विणलं आहे आणि तो बंगला झुल्यासारखा, झोक्यासारखा एका झाडाला टांगलेला आहे। आणि त्या सुग्रण पक्ष्याचं जीव मतलब उसकी जान, त्या सुग्रण पक्ष्याचं जीव त्या पिलांमध्ये आहे आणि तिनं त्या पिलांना त्या घरट्यामध्ये ठेवून त्या झाडाला टांगलेले आहे। बराबर। एक माँ की जान बच्चों में होती है। तो सुग्रण पक्षी में तो कवयित्री कहती है कि उस बुने हुए घोंसले में उस सुग्रण पक्षी के छोटे छोटे बच्चे सो गए और उस छोटा सा घरटा, छोटे से घरटे, छोटा सा बंगला उसने उस झाड़ पर झूले की तरह टंगा दिया है, बीन लिया है। और सुग्रण पक्षी का प्राण मतलब उसकी जान उसके बच्चों में है और वो बच्चे उस खोपे में हैं, घरटे में हैं। मतलब कि उसके जान, उसके बच्चे उस खोपे में टंगाए हुए हैं, झूल रहे हैं। आता आपण बघू तिसरे कडवे। खोपा इनला इनला जसा गिलक्याच्या कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा। तर कवयित्री म्हणतात की पहले शब्दार्थ देख लेते हम लोग। इनला, इनने, इनने मतलब बुनना। कोसा, कोसा बोलेंगे हम कि जिस दौड़ का, गिल का म्हणजे दोड़क। दोड़क म्हणजे क्या होता है कि हम बोलेंगे तुरई। जब तुरई फल सूख जाता है और उसके अंदर सिर्फ एक जाला जैसा दिखाई देता है, तो उस जाले की तरह, इस कोसे की तरह उसका बंगला है, उसका खोपा है। पाखरू, पाखरू मतलब पंछी या परिंदा। कारागिरी, कारागिरी मतलब कलाकारी या काम या आर्ट। मानसा, मानसा मतलब इंसान। तर कवयित्री म्हणते की त्या सुग्रण पक्ष्याने तिच्या खोपा म्हणजे तिचं घरटं इनला आहे। जसं गिलक्याचा कोसा असतो तसंच सुंदर असं घरटं त्या सुग्रण पक्ष्याने विणला आहे। आणि ही पाखराची, त्या सुग्रण पक्ष्याची कारागिरी म्हणजे कलाकारी, आर्ट, काम, माणसा तू बघ आणि काही शिकवण घे। तो कवयित्री कहती है कि उस सुग्रण पक्षी ने ये खोपा हमें तुरई की तरह, तुरई के कोसे की तरह खूबसूरत बनाया है, बुनाया है, बुना है। और इस छोटे से पंछी की कारागिरी इंसान तू देख और इससे कुछ सीख ले। आता शेवटलं उतार, आता शेवटलं कडवं। तिची उलुशीची चोच, तेच दात तेच ओठ, तुला देले रे देवानं 2 हात 10 बोट। शब्दार्थ बघा। उलुशी, उलुशी मतलब छोटी सी। ओठ, ओठ मतलब होठ। देवानं मतलब ईश्वराने, अल्लाहने। हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ। बोट, बोट मतलब उंगलियां। तर कवयित्री म्हणतात की
त्या सुगरण पक्ष्याची छोटीशी चोच आहे आणि तेच तिचे दात आणि ओठ आहेत. त्या छोट्याशा चोचीनेच तिने आपला खोपा विणला आहे. हे मानवा, तू या पक्षापेक्षा किती पटीने वरचढ आहे. तुला देवानं 2 हात आणि 10 बोटे दिलेली आहे. तो कवियत्री कहती है कि उस सुगरण पक्षी को छोटी सी चोंच रही और उस छोटी सी चोंच की मदद से उस सुगरण पक्षी ने अपना घोंसला बुनाया है और वही चोंच उसके दांत और उसकी ओठ है. और कवियत्री इंसानों को कहती है कि देखो इंसान, तुम्हें तो अल्लाह ने 2 हाथ और 10-10 उंगलियां दी है, तो तुम उससे भी अच्छी कलाकारी, उससे भी अच्छा आर्ट आप लोग कर सकते हो. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, या कवितेमध्ये कवयित्रीने सुगरण पक्ष्याचे उदाहरण देऊन आम्हा माणसांना आपले जग, आपली सृष्टी सुंदर कशी करावी याचे संदेश दिलेले आहे. तर तुम्हाला ही कविता आवडली असेल तर लाईक करा आणि माझ्या YouTube चॅनलवर जाऊन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. थँक्यू.